फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता का विषय है कोविड-19 की तैयारियां और नगर निगम की भूमिका। इस विषय पर नगर पालिक निगम सागर के निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंटवार्ता में। और इस भेंटवार्ता से आज जुड़ने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप हैं नगर पालिक निगम के आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार जी। ये बात यहाँ पे स्पष्ट करना और उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि सागर जिले का नाम अब उन जिलों में आ गया है जहां पे पहले मरीज तो आए, लेकिन मरीज आने के बाद सभी मरीज इलाज के उपरांत स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका स्वास्थ्य अमले के साथ साथ नगर निगम की भी रही है। और इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच आज आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार जी उपस्थित हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले राम प्रकाश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब पहला मरीज सागर क्षेत्र में आया तो आपने किस तरीके से कार्य योजना बनाई? देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है। जब से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण शुरू हुआ, हमारी तैयारी तभी से थी। हमारे जिला कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक मैडम, हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन श्री पटेल साहब, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और पूरा स्टाफ, हम लोग लगातार बैठते रहे और अपने जिले की तैयारी करते रहे। हमारा ये था कि अगर हमारे जिले में कोई भी मरीज मिलता है तो हमें कंटेनमेंट एरिया कैसे बनाना है, हमें फर्दर स्टेप्स क्या लेना है। तो ये हमारे पहले से पूरी थ्योरेटिकल हमारी पूरी तैयारी थी। उदाहरण के लिए जैसे कि हम इस बात के लिए पूरे तैयार थे कि यदि हमारा मरीज मिलता है तो हम कंटेनमेंट एरिया एपी सेंटर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने पूरे शहर के वार्ड्स के हमने फोटोग्राफ्स ले रखे थे। हमने अपनी बाउंड्रीज मार्क कर रखी थी टैक्स कलेक्टर के माध्यम से और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो जैसे ही हमें 10 तारीख को पता चला सुबह 10 बजे 11 बजे के आसपास कि हमारा मरीज जो है P1 जो है वो पॉजिटिव है, तो जैसे ही हमारे जो जिला कलेक्टर हैं उनका मैसेज आता है कि हमारे यहाँ पहला पॉजिटिव मरीज मिला। हमारी जो है पूरी टीम तैयार थी और आप विश्वास करेंगे कि 11 बजे से लेकर के हम लोग लगे और 2 बजे तक हमने पूरा कंटेनमेंट एरिया को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था और पूरी टीम वहां सक्रिय हो गई थी। तो इस प्रकार से चूंकि हमारे पास पहले से हमने बैरिकेड्स भर रखे थे, हमने पहले से पुलिस स्टाफ को हमने लगा रखा था, उनकी ड्यूटी अलग से निकाल रखी थी। इसी प्रकार नगर निगम का सफाई अमला, जोन अधिकारी, टैक्स कलेक्टर, हमने सबको निकाल रखा था और ये भी लगा रखा था कि हम अगर जिसको कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे वहां किस डॉक्टर को हम लगाएंगे। तो हमारी ये पूरी तैयारी पहले से थी और उसी दिन हमने 2-3 बजे तक हमने पूरे एरिया को डिफाइन करके और अपना फर्दर काम शुरू कर दिया था। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि पहले से तैयारी करने का परिणाम ये हुआ कि जैसे ही मरीज चिन्हित किया गया उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया। कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के बाद बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। आपने बताया कि तमाम अमले के लोग लगे हुए थे उसमें, उसका व्यापक स्तर पर प्रबंधन कैसे किया गया? देखिए, क्योंकि वहां पे कई सारी सप्लाई आपूर्ति की भी समस्या आ रही होगी, सैनिटाइज करने की भी बात होगी, तो इन सारी चीजों का प्रबंधन आपने कैसे किया? देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जब हमारे यहाँ पॉजिटिव मरीज मिला और जिस एरिया को हमने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया और ये बताया कि इस एरिया में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से प्रभावित मिला है, तो लोगों में घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, हमारे एरिया में कितने और पॉजिटिव मरीज होंगे और ये बाउंड्री बना दी तो हम बहुत डेंजर जोन में आ गए हैं। सबसे पहले ये लोगों के मन में फीलिंग आती है। तो हमने माइक के माध्यम से लोगों को ये बताया, जो हमारी टीम है, कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, आपकी पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन सुनिश्चित करेगा। तो उन बाउंड्रीज के जो गेट थे हमारे, वहां पे पुलिस स्टाफ, वहां हमारा मेडिकल की जो हमारी जिसको हम RRT कहते हैं, रैपिड रिस्पांस टीम, वो हमने वहां लगाई। इसके बाद हमने नगर निगम से जो हमारे टैंकर थे सैनिटाइजेशन के, सोडियम हाइपोक्लोराइड के माध्यम से हमने पूरे एरिया को सैनिटाइज कराया, वहां दवाई का छिड़काव कराया और उसी दिन से हम लोगों ने जो है डोर टू डोर एक विशेष सघन अभियान जो है जांच का शुरू किया। और जैसे ही लोगों ने देखा कि सर्वे दल आने लगा है, कुछ राहत की सांस ली, हम लोगों ने मास्क वहां बंटवाए और सबसे पहले एक दिन हमने नॉर्मलाइज होने में लोगों को लगाया कि ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है। उनके परिवार के जो लोग थे, जो कांटेक्ट हिस्ट्री निकाली उनकी P1 की, और कांटेक्ट हिस्ट्री के आधार पर लगभग 23 लोग हमको ऐसे मिले जो कि डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में थे। तो उन लोगों को हमने ले जाकर के आइसोलेशन वार्ड में रखा, उनकी सैंपलिंग कराई और फिर जो दूसरे दिन से जो हुआ वो हुआ लगातार 4 दिन तक
कि हम एक एक घर हमारी टीम जाती थी और उनसे जो हमारे क्वेश्चन आयर था उसके आधार पर जवाब लेते थे। अगर हमको उसमें से जितने डाउटफुल केस लगते थे उनको एक आरआरटी की टीम उनके पास फिर से जाती थी और वो सर्वे करती थी। तो ये मेडिकल पार्ट हुआ। नगर निगम की जो टीम थी वो सफाई करने के लिए पीपीई किट पहन के जाती और उस पूरे एरिया में हम जो है पॉलीथिन में कचरा और कचरा गाड़ी में उसको कचरे को हमने लिया और लोगों को समझाइश दी कि कचरे को खुले में नहीं फेंकना है। सुबह और शाम 2 बार पूरे एरिया को हमने कंटिन्यू, जब तक कि हमारा मरीज नेगेटिव नहीं हुआ, हमने तब तक सैनिटाइज किया और उसका रिजल्ट ये रहा कि फर्दर जो है वो हमारा संक्रमण वहां से नहीं फैल पाया। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूरे जोन को चिन्हित किया गया, सैनिटाइज किया गया, तमाम डोर टू डोर सर्वे किए गए वहां पे और वहां पे जितने भी पेशेंट्स थे, जितने भी मरीज होने की संभावनाएं थी, उसको बिल्कुल निर्मूल किया गया। ये आपने बताया। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं कंटेनमेंट क्षेत्र की, तो बहुत सारी समस्याएं भी आपको आई होंगी, जैसे फूड सप्लाई की समस्या हो गई, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे इसमें लोगों को आपने काउंसलिंग की, कैसे बताया और फूड सप्लाई इत्यादि को, भोजन सामग्री इत्यादि को मुहैया कराना आपने सुनिश्चित किया? ये बहुत कठिन रहा क्योंकि जब हमने 10 तारीख से वहां उसको कंटेनमेंट एरिया घोषित किया, तब से लेके आज तक कृष्ण एक वार्ड तो हमारा कंटेनमेंट में है ही अभी, और हमने टोटल 4 वार्ड को वहां लिया था क्योंकि जहां से जो ये माना जाता है कि जहां से जो व्यक्ति हैं वो मूव करते हैं, मिलते जुलते हैं, उनका जो मैक्सिमम दायरा होता है उसको कंटेनमेंट बनाना है ताकि हम उसको अच्छे से चिन्हित कर सकें। तो सबसे पहले बात आई कि अब दूध और दवाई के लिए कि दूध लोगों को मिलना चाहिए और दवाई लोगों को मिलना चाहिए। तो दूध की सप्लाई हम लोगों ने ये किया कि जो गेट बनाए थे वहां तक बाहर से आ जाए और बाहर से जो उन्हीं के वार्ड में हमने आइडेंटिफाई किए लोग जो कि घर घर जाके दूध सप्लाई करते हैं। इसी प्रकार बात आई सब्जी के लिए, तो सब्जी हम बाहर से वहां तक फीड कराते थे और अंदर के हमने 20 ठेले लगभग जो फेरी वाले होते हैं उनको तैयार किया। फिर बात ये आई कि अगर वो इस प्रकार से सब्जी बेचते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि संक्रमण की संभावना हो। तो हम लोगों ने फिर 50 रुपए में सब्जी का एक पैकेट बनवाया जिसमें आधा किलो आलू, आधा किलो टमाटर, प्याज, हरी सब्जियां, मिर्च, नींबू इत्यादि उसमें रखा और फिर ये कि 50 रुपए में आपको एक पॉलीथिन मिलना है और 50 रुपए में दूसरा पैकेट। तो अगर आपको ज्यादा लेना है तो 100 रुपए में ले लीजिए, कम लेना है तो 50 रुपए में ले लीजिए। और सब्जी पर्याप्त थी। दूध का हम लोगों ने किया। पेयजल तो रेगुलर फीचर है नगर निगम का, वो करते ही हैं। इसमें बात आई दवाइयों की और मेडिकल फैसिलिटी की। तो हमारे जो मेन गेट थे 2 जहां से एग्जिट रखे थे हम लोगों ने, उन गेट पे 5-5 ऑटो रखे थे और वो ऑटो में यही कहा गया था कि अंदर से यदि कोई व्यक्ति आते हैं, अपना बीमारी का कोई परिचय पत्र दिखाते हैं, डॉक्टर का पर्चा दिखाते हैं, तो वो ऑटो के माध्यम से संबंधित अस्पताल तक जा सकेंगे या मेडिकल तक दवाई खरीदने के लिए जा सकते हैं। ये हम लोगों ने किया। साथ ही साथ जब हमारी मेडिकल कॉलेज से बात हुई और जो एक्सपर्ट है उनसे बात हुई तो ये आया कि एक हॉस्पिटल को हम पास में ही रख दें ताकि अगर बहुत इमरजेंसी हो तो लोग वहां से तत्काल हॉस्पिटल की हेल्प मिल सके। तो एक डिफरेंट हॉस्पिटल है, उसको हम लोगों ने वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया। वहां राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई। साथ ही साथ जो हमारे जिला कलेक्टर हैं उनके निर्देश पे एक गेट पर जो मोबाइल जो चलित अस्पताल होता है उसको भी लगाया गया था ताकि इमरजेंसी में यदि किसी को तत्काल भर्ती कराना पड़े तो हम उनको उस एम्बुलेंस के माध्यम से ले जा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि दूध है, दवाइयां हैं, खाद्यान्न है, सब्जियां हैं, इन सभी की आपूर्ति वहां रहे। बात आती है यहाँ खाद्यान्न की, तो खाद्यान्न को हम लोगों ने जो बीपीएल वाले थे उनको हमने घर घर बंटवाया। साथ ही साथ जो ऐसे लोग थे जो बीपीएल में नहीं थे या जो अन्य योजना में पात्र नहीं थे उनको भी आइडेंटिफाई किया। फिर उनके घर घर भी हम लोगों ने राशन के पैकेट दिए जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मसाले इत्यादि थे उसमें, वो दिया। और इस प्रकार से हमने देखा कि लोगों को जिस प्रकार से मैसेज आते रहे कंट्रोल रूम में हम लोगों के पास, हमने उनको समय समय पर अपने जो स्ट्रेटजी थी उसको अमेंड किया, चेंज किया और ये जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी पूर्ति कराई वहां। जी, यानी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से भी चीजों को बदला गया। राम प्रकाश जी, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि कंटेनमेंट क्षेत्र में तो सघन परीक्षण किया ही गया, इसके साथ ही साथ अगर हम पूरे शहर की बात करें तो इसमें सघन परीक्षण के लिए क्या उपाय अभी किए जा रहे हैं? किन किन क्षेत्रों को आप लोगों ने खासकर आपने चिन्हित किया है जहां पे आपको लगता है कि संभावनाएं हो सकती हैं? निश्चित रूप से ये बहुत कठिन होता है क्योंकि अभी हमारे पास जो 5 कोरोना संक्रमित मरीज थे वो ठीक होके गए हैं, लेकिन हम ये कभी भी नहीं मान सकते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हो गए हैं क्योंकि संभावना हमेशा बनी रहती है। तो अभी हम लोगों ने जैसे कल जो हमारे 4 मरीज थे वो उनका डिस्चार्ज करने के बाद में मेडिकल कॉलेज में ही कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में एक बैठक की। उसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, सीएमएचओ सभी अधिकारी वहां उपस्थित थे और उनके साथ ये हुआ कि आज से हम जिनमें हमें संभावना लगती है, जहां से बाहर से ज्यादा लोग आए हैं या जहां बहुत सघन बस्तियां हैं, उनका हमने आज से डोर टू डोर फिर से सर्वे शुरू किया है
और हमने इसमें अभी 17 टीम लगाई हैं और 17 टीम के बाद अभी हम टीम को और बढ़ाएंगे। और हमारा ये है कि हमें अभी आगामी एक सप्ताह में सभी वार्ड्स में फिर से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कुछ कफ, कोल्ड या फीवर से कोई संक्रमित ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। अगर हमें मिलते हैं तो हमारी आरआरटी जो शहर के अंदर 6 आरआरटी लगी हुई हैं उनको हम भेज रहे हैं। साथ ही साथ जो हम अभी विशेष प्रयास ये कर रहे हैं कि जितने लोग शहर के अंदर बाहर से आ रहे हैं उन सभी को क्वारंटीन किया जाए, या तो हम होम क्वारंटीन करें या उनको इंस्टीट्यूशन में कहीं करें और उनका हेल्थ चेकअप किया जाए। तो इस पे भी हम विशेष जोर दे रहे हैं। पूरे जिला प्रशासन का इस बात पर फोकस है कि संक्रमण की चेन जो है डेवलप ना हो पाए और यदि हमें कोई भी सिम्टोमेटिक मिलता है या एसिम्टोमेटिक मिलता है उनका ट्रीटमेंट हम सही ढंग से जी, आपने परीक्षण की बात की। बाहर से खासकर अगर मान लीजिए कि रेड जोन से लोग आते हैं तो उनके जांच की क्या व्यवस्था है, कहाँ उनकी जांच होती है, और किसी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति ऐसा आया हुआ है और वो अपनी जानकारी को शायद छिपा भी रहा है तो उस क्षेत्र के रहवासी क्या करें? नहीं, देखिए आज की स्थिति में हमने अपना जो सूचना तंत्र है उसको इतना स्ट्रेंथन किया है कि छुपाने की बात नहीं आ सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमारे वार्ड के टैक्स कलेक्टर, वहां के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सफाई कर्मचारी और उस क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारी या उस क्षेत्र के रहवासी, क्योंकि हमने मोहल्ला समितियां भी बना रखी हैं पूरे शहर में, तो उस मोहल्ला समिति में वहां के जो पूर्व पार्षद हैं वो हैं, जो हमें स्थानीय स्तर से और नाम प्राप्त हुए हैं तो हमने ऐसे 10-12 लोगों के नाम को और ऐड कर रखा है। तो ये मोहल्ला समितियां बहुत एक्टिव हैं और हमारा अब तक का ये मानना है कि जैसे कोई भी व्यक्ति आते हैं, जैसे कल मेरे पास सूचना आई कि लगभग 60-65 लोग इंदौर से आए हैं जी। तो 60-65 लोग इंदौर से आने की सूचना मिली और विद इन आवर हमारी टीम वहां पहुंच गई, उन सबको होम क्वारंटीन किया, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। तो ये तो बिल्कुल वो है, निर्मूल है कि कोई व्यक्ति छुप करके रह सकता है, क्योंकि टीम बहुत मजबूत है, अच्छे से हम लोगों ने लगा रखा है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आ रहे हैं, रेड जोन से आ रहे हैं या ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, तो हमारी मेडिकल कॉलेज पूरा डेडिकेटेड टीम है, जो हमारे डॉक्टर पटेल हैं, डीन साहब हैं, वो खुद इसको पूरा देख रहे हैं और उनका जो सैंपलिंग की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी कर रखी है वहां। साथ ही साथ हमारे यहाँ बीडी अस्पताल में एक कॉलेज है, वहां पर आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। तो जो हमें बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक लगते हैं या संदिग्ध लगते हैं, हम उनको बीडी अस्पताल में या एसबीएन में रख लेते हैं। हम 14 दिन तक उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका सैंपल लेते हैं और यदि उसके बाद सैंपल नेगेटिव आता है तो फिर हम उनको घर पे भी होम क्वारंटीन करके ऑब्जर्व करते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सूचना तंत्र बहुत मजबूत रखा गया है और बिल्कुल अभेद्य है, आपका ऐसा कहना है। और इसके साथ ही साथ अगर हम नगर निगम की भूमिका की बात करें तो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ जो सफाई कर्मी हमारे हैं उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो घर घर जो कचरा प्रबंधन और कचरा कलेक्शन का काम होता है, ग्रहण करके उसके डिस्पोजल की बात होती है, वो कैसे हो रहा है? क्या उसमें कुछ ज्यादा अभी मजबूती की गई है? नहीं, देखिए जो सफाई मित्र हैं हमारे, उनका काम बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि कोई संक्रमित है और उनके घर से कचरा निकल के बाहर फेंक दिया है या कोई ऐसी वस्तु जिसको यूज किया है, कपड़ा है, मास्क है, फल फ्रूट्स के छिलके हैं, वेजिटेबल्स हैं या कोई बोतल इत्यादि है, और अगर उसको कोई भी हमारे सफाई कर्मचारी अगर उसको बिना किसी पीपी किट के छू लेते हैं, उठा लेते हैं, तो संक्रमित होने का खतरा निश्चित रूप से रहेगा। तो हम लोगों ने सभी हमारे स्वच्छता मित्रों को पीपी किट दी हुई हैं, ग्लव्स दिए हैं, मास्क दिए हुए हैं और जो कंटेनमेंट एरिया में जाते हैं उनको पूरा किट के साथ भेजते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रकार का खतरा उनमें ना हो। जो संक्रमित क्षेत्र में या कंटेनमेंट एरिया में गए, उनके नहाने के लिए, उनके कपड़े बदलने की हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। जो पास के ही सुलभ कॉम्प्लेक्स हैं या जो होटल है, हमने उनको किराए पे ले रखा था, हायर कर रखा था और उनको ये कह रखा था कि जब ये काम करके आएंगे तो ये नहाएंगे यहाँ, इनको पूरी व्यवस्था वहां दी जाए। इस प्रकार से रखा कि वो सुरक्षित रहें और जब अपने घर में जाते हैं तो ड्रेस बदल के पूरा सैनिटाइज होकर के ही वो अपने घर जाएं। जी जी, अहिरवार साहब, आपसे इसमें हम एक चीज और जानना चाहेंगे। सैनिटाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी प्रक्रिया में। तो जो कॉम्प्लेक्सेस हो गए या शासकीय कार्यालय हो गए या शहर की अगर हम सैनिटाइजेशन की बात करें तो नगर निगम प्रशासन द्वारा इसमें क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, अब तक तो जब कार्यालय बंद थे और बहुत कम उसमें खुल रहे थे तो हम लोग नगर निगम से ही सभी कार्यालयों को सैनिटाइज करा रहे थे, क्योंकि लगभग कार्यालय बंद थे, कुछ जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे वही चल रहे थे। लेकिन अब कार्यालय खुलना चालू हो गए हैं मंडे से, तो लोगों के अब फोन आ रहे हैं कि मेरा कार्यालय सैनिटाइज कराना है, मेरा बैंक सैनिटाइज कराना है, ये सब कराना है।
तो हमने उनको ये कहा, जो हम लोग बड़े बड़े संस्थान हैं उनके तो करा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को हम लोग करा रहे हैं, जिला चिकित्सालय को कराते हैं, कलेक्ट्रेट को, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस को हम करा रहे हैं, कॉलेज को कराया है, स्कूल को कराया, लेकिन हर स्कूल को कराना, डेली कराना संभव नहीं है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, और लोगों को हमने कहा भी है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है मार्केट में अवेलेबल है, और जो एक पंप होता है हैंड स्प्रे पंप, वो आप ले लें, तो उससे आप रेगुलर कर सकते हैं। अगर निगम के माध्यम से कराएंगे तो हम हो सकता है कि एक अल्टरनेट डे में कर पाएं या वीक में एक बार कर पाएं, क्योंकि सभी की उम्मीद रहेगी और संसाधन उतने होते नहीं हैं और उतना करना संभव भी नहीं होता है, टाइम कम होता है। तो अभी हमने सभी को ये एडवाइस किया है कि वे अपने अपने जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, छोटे छोटे ऑफिस हैं, उनको रेगुलर फीचर मान लें और उसको सैनिटाइज खुद कराएं। जी, सभी को अपनी जिम्मेदारी और अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी। कितने अंतराल पे ये सैनिटाइजेशन कर लेना चाहिए यदि कोई व्यक्ति स्वयं से भी करता है तो? वैसे स्वयं से भी करते हैं, तो अगर आपका दफ्तर छोटा है तो हमें अपने ऑफिस को तो चैम्बर को तो रोज कर लेना चाहिए, लेकिन यदि पूरे कैंपस की बात करें तो अल्टरनेट डे पे तो आज की स्थिति में हमें करना ही चाहिए। जी, आखिरी में राम प्रकाश अहिरवार जी, आपसे हम अपनी जनता के लिए जो आपकी आवाज को सुन रही है, उससे आपके माध्यम से चाहेंगे कि आप कोई अपील करें ताकि हम इस महामारी से बचे रहें। देखिए, मैं सभी से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि शासन प्रशासन तो जितना हमारे दायित्व होते हैं, जितना हमारी ड्यूटीज है, पूरा करते हैं। हम लगातार लोगों को समझाते भी हैं, कानून के माध्यम से सख्ती भी करते हैं और ये कहते हैं कि फेस मास्क लगाएं, हैंड ग्लव्स पहनें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जब लॉकडाउन खुला और देखा कि लोग एकदम से निकल पड़े हैं, तो मेरी आप सभी से अपील है, अनुरोध है कि ये ऐसी बीमारी है कि कब किस माध्यम से हो जाए इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो जब तक अति आवश्यक ना हो घर से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग पर्याप्त रखें और मास्क को लगाकर रखें। घर से बाहर जब जाते हैं, अंदर आते हैं, हाथों को जरूर धोएं, सैनिटाइज जरूर करें और कोई भी ऐसी वस्तु का उपयोग ना करें जो कि हमें ये आशंका हो कि ये संक्रमित हो सकती है या हमें उसका सोर्स मालूम नहीं। तो हमें कम से कम अभी चीजों को उपयोग करना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए और जो समझाया जा रहा है कृपया उसको समझें, सुने और पालन करें। बहुत महत्वपूर्ण अपील है आपकी और आपने ये बताया कि कब ये बीमारी किसको हो जाएगी कोई नहीं जानता है। निश्चित रूप से सागर के सभी मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। ये हमारे लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए हमें आश्वस्त होकर नहीं बैठना है और इस महामारी से सामूहिक रूप से सबको लड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नगर पालिक निगम के आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नगर पालिक निगम सागर के निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार से दीपक निषाद की बातचीत का विषय था कोविड-19 की तैयारियां और नगर निगम की भूमिका। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पे।